दी गई फिर, हालांकि उनका केस ये था कि 209 में आर्टिकल 209 में या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए हो सकता है या ऑन इट्स ओन सोर्स ले सकती है जो है कमीशन, जुडिशल कमीशन। और इसमें वो 3 केसेस जो आज तक हुए हैं तारीख में, जिसमें एक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का था, दूसरा जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का अपना था जो चीफ जस्टिस मौजूद हैं, और तीसरा शौकत सिद्दीकी का था। तीनों सदारती रेफरेंस के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की गई थी, जिसे कलअदम किया गया। और जो दूसरी बात है सोर्स, वहाँ कहीं ऐसा तस्वर नहीं है यहाँ पर तो करप्ट प्रैक्टिसेस का नहीं, ओ भाई कंप्लेंट थी, दरखास्तें थी, वो तो दरखास्त जज एक के खिलाफ फैसला करता है ना। हर केस में एक फरीक के हक में होता है, दूसरे फरीक के खिलाफ होता है। तो फिर इसका मतलब है आपने रीत डाल दी कि जिसके खिलाफ फैसला होगा वो उठ के जज के खिलाफ इल्ज़ाम लगा देगा कि इसने रिश्वत ली है, जायदाद बनाई है, जागीर बनाई है, बच्चों को पढ़ाया है, किराए लिए हैं, फीसें दी हैं, और उसके बाद उसको जो है इस तरीके से जब चाहे आप निकाल दें, तो जज कभी भी काम नहीं कर सकेगा, फिर कोई जज नहीं काम कर सकेगा। और कोई जज जो तो इन्होंने ये बात नकवी साहब कौंसिल के सामने बताते हैं कि ये सारा इल्जाम सुभान अल्लाह एविडेंस देते हैं, सुभान अल्लाह, के सामने लेके वो अतार के बेटे उसी के खिलाफ इलाज के लिए जाते। अरे भाई ये तो वाज़े नज़र आ रहा है, उन्होंने बार बार लिखा है कि ये जो है जुडिशल कमीशन का जो मेंबरान है बशमूल चीफ जस्टिस साहब वो बायस्ड है, उन्होंने बार बार लिखा है, लेकिन उनकी किसी ने सुनवाई करने की वो ही नहीं किया। और फिर देखें आपसे मुशावरत की इस्तीफे से पहले, फिर देखें उस पर तुर्रा ये कि अगर उसने इस्तीफा दे दिया तो फिर भी कार्रवाई की जा रही है, और जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी अदालत को मुनहदिम करने के मुतरादिफ हैं। उसको फॉलो करते हुए जैसे आपने कहा, एजाजुल हसन इंतहाई नफीस, इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी है, इंतहाई बावकार, और उन्होंने जो है जो फैसला जात उनके आए हैं वो मिस करेंगे, आप देखिएगा कि ये महसूस करेंगे। और फिर आगे से आफरीदी साहब का नाम आ रहा है, आगे से जो है मुनीब साहब का नाम, तो ये बेहतरीन, मुझे नहीं पता, आप कह रहे हैं ना मुनीब साहब सोशल चल रहा था ना सोशल मीडिया पर। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि वो कोई ऐसा है। मेरा सवाल ये है कि नकवी साहब ने, आप उनके वकील हैं, इस्तीफा देने से पहले आपसे मुशावरत की? नहीं, आपको भी नहीं पता था कि इस्तीफा नहीं, मुझे क्यों पूछे, मुझसे नहीं, आप उनके वकील हैं। नहीं, वकालत का मतलब ये नहीं है, जब उन्होंने देखा कि मैंने 20 दरखास्तें दी है और सुनवाई ही नहीं हो रही है, और फिर जो 3 मेंबर बेंच बना दी। कभी 3 मेंबर बेंच बनती है जब 5 मेंबर जो है उसकी कमीशन के खिलाफ। जब खबर आई कि इस्तीफा दे दिया नकवी साहब ने, फिर आपने रब्ता किया उनसे? जी, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा कि इट वॉज शॉकिंग, ये कहा। और आपने कहा नहीं कि आपने क्या कर दिया? मुझे अभी तो केस उनका मजबूत था। ओ भाई, मुझे तो खुद फुर्सत नहीं है, अडियाला जेल सारा था, सुबह से लेके तो मगरिब तक बिठाते हैं वहाँ, आपके सामने है जो कुछ हो रहा है। इतने सख्त इल्जाम थे नकवी साहब के, उनका दिफा नहीं कर पा रहे थे। कोई इल्जाम ऐसा था ही नहीं जिसका जवाब ना हो, वो बड़ा टेबुलेटेड जवाब था, सारा कुछ था। फिर आप ये बात माने, फिर ये सर आप बात माने कि जस्टिस काजी फायद ईसा असाब के हवाले से मजबूत आदमी थे, उनकी अहलिया को कटहरे में खड़ा किया गया, उनके सारे एसेट डिक्लेयर किए गए पूरी फैमिली को, लेकिन वो डटे रहे, रिज़ाइन की तरफ नहीं गए। ना नकवी साहब अपने इल्ज़ाम का दिफा कर सके और ना इजाज़त से प्रेशर ले सके। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, इसलिए कि 6-4 से उन्हें निकाल दिया गया था, और फिर रिव्यू में नजर सानी में 4-6 हो गया, नहीं दिया ना उन्होंने, 4-6 हो गया। तो वो जो जज साहबान से पूछें जिन्होंने जो है पहले उनके खिलाफ फैसला किया, फिर उन 2 जज साहबान ने उनके हक में दिया, ज़रा उनसे पूछिएगा, मुझसे ना पूछे। एजाजुल हसन साहब की क्या वजह एक हो सकती है आपके नज़दीक जो उन्होंने रिज़ाइन किया? अभी तो कोई कंप्लेंट भी नहीं थी उनके? नहीं, कोई ऐसा नहीं था। एजाजुल हसन या दूसरे जज साहबान जो आपके सामने है, ओपन वॉर चल रही थी जब उमर असाब रदियाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो आपको पता ही है एजाजुल हसन साहब, ये मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, मुनीब साहब, ये जो उनके 8 जजेस उनके साथ थे और काजी साहब के साथ थे, उनके जाने के बाद फिर पेंडुलम जो है वो तवाज़ुन जो है वो काजी साहब के हक में आ गया, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी हो गई। तो फिर उसके बाद जो है इन्होंने इंतकामी जो कुछ चल रहा है, मैं इस पर इसलिए नहीं बात करूँगा कि मैं नहीं चाहता कि मेरा अदलिया का इदारा जो है वो तबाह हाली का पहले ही शिकार है, और मेरे किसी वजह से उसको और ज़्यादा। आखिरी बात, क्या आप ये समझते हैं कि जिस तरह से सियासतदानों का एहतसाब होता है, जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स का होता है, अगर किसी जज पर इल्ज़ाम है, जैसे
کل چیف جسٹس نے کہا کہ استعفیٰ دینا ان کی ذاتی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن جو الزامات ہیں ان کو ان کا دفاع کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا غلط ہیں. کیا یہ درست نہیں ہے احتساب کی روایت کا؟ دیکھیں یہ ان کا فورم نہیں ہے، یہ ان کا دائرہ اختیار نہیں ہے. وہ صرف یہ سن رہے ہیں کہ ججی سے ان کو جو ہے سبکدوش کیا جائے. ججی سے جب مستعفی ہو جاتا ہے جج تو اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہمیشہ جو ہے وہ کالعدم متصور ہوتی ہے. اگر کوئی اور ایسے جو انہوں نے ارتکاب کیے ہیں جو کسی اس کے مواخذے کے ذائچے میں آتا ہے تو قوانین موجود ہیں. وہ مدعی یا مستفید جنہوں نے نالش کر رکھی ہے، جنہوں نے درخواستیں دی ہیں، وہ جائیں اور اپنی جو ہے قانون کے مطابق کریں، لیکن سپریم کورٹ خدا را اس طرح اپنے ادارے کو جو ہے منہدم نہ کریں. صحیح ہے. کیا آپ اس کارروائی کو چیلنج کریں گے؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے چیلنج؟ نہیں، جسٹس نقوی صاحب جو اب ہو رہی ہے. دیکھیں میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں، اگر وہ مجھے انگیج کریں گے یا میری خدمات ان کو درکار ہوں گی تو چیلنج کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا، یہ ان کی ثوابدید ہے. اگر چیلنج کریں گے تو میں لکھ کے دیتا ہوں. ایک بھی الزام جو ان پہ لگائے اس لائق نہیں ہے کہ وہ کسی جوڈیشل اسکروٹنی کی پرکھ پر وہ اتر سکے. وہ بالکل عبث ہیں، الزام جھوٹے ہیں، غلط ہیں. تمام چیزوں کا اس کے پاس جو ہے وہ ہم نے ڈاکیومنٹری ثبوت دیا ہے. یہ ثبوت وہ کونسل میں دے دیتے تو جب کاؤنسل سننے کو ہی تیار نہیں تھی اور وہ خود کہہ چکے، عدم اعتماد بتا چکے اور کر چکے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بھینس کے آگے بین بجانے کا. تو پھر آگے اور بھی نکل رہے ہیں سسٹم میں سے لوگ. آپ مجھے نہیں خبر پتا، کیا کہتی ہے؟ لیکن دیکھیں جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، کوئی دھرتی ماں میرے خیال میں اس وقت رو رہی ہوگی. خون رس رہا ہے دھرتی ماں سے. ظلم کر رہے ہیں ہم اپنی ماں سے، اپنی پاکستان سے. بس کر دیں میرے خیال میں، اس نظام کو چلنے دیں، ملک کو چلنے دیں. اس طرح ملک